गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होगा। खूब मन से पढ़ रहे होगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन टेंशन भी नहीं लेना है जो क्या होगा, कैसे सिलेबस कवर होगा, क्योंकि ये आपदा आपके लिए ही नहीं है, सभी के लिए है, पूरे विश्व पे है। इसलिए जो भी समय मिले उसको यूटिलाइज करना है, इतना ही ध्यान में रखना है। वैसे जानते हैं जो घर पे पढ़ाई नहीं होती है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जहाँ तक संभव हो प्रयास करें सिलेबस को मैनेज करने का, जितना दिया जा रहा हो। तो आज हम बात करेंगे अगेन इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में क्या चल रहा है हम लोगों को? मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको छोटा सा वर्ड में हम किस नाम से जानते हैं? मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। देखिए केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, आपको हम फिजिकल से दे रहे हैं, ऑर्गेनिक से दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक से दे रहे हैं, उसमें भी अलग अलग पार्ट है। तो जब भी आपको जो भी वीडियो मिले, जैसे ही लगे जो ये इनऑर्गेनिक का है, तो पहले इससे पहले वाला रिवाइज कर लें, उसके बाद आप क्या करें, आज वाला नोट करें, इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो आपको ये दावे के साथ कहेंगे जो यदि आप रैंडम इस वीडियो को आप नोट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये आपसे संभव नहीं है, क्योंकि फिजिक्स नहीं है जो एक कहानी चल रहा है तो झूठ मूठ का कहानी चल रहा है, वे चलता ही रहेगा। ये केमिस्ट्री है, रियल है, और ये फिजिक्स आधा झूठा है। इसलिए इस रियल को संभालने के लिए आपको पीछे वाला को क्या करना होगा, बार बार देखना होगा। तो आज जो हम बात करेंगे, वे जो मेटलर्जी हम बात कर रहे थे, और लास्ट क्लास क्या छोड़ दिए थे? रिडक्शन, जो मेटालिक ऑक्साइड जो बनाए थे क्रूड मेटल, उसको रिडक्शन करवा रहे थे। और उस रिडक्शन के लिए हम लोग अलग अलग देखे, जो एल्युमिनियम पाउडर के द्वारा रिडक्शन हुआ था, कार्बन के द्वारा रिडक्शन हुआ था, सेल्फ रिडक्शन हुआ था। उस रिडक्शन कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम बहुत ही इम्पोर्टेंस बात करने जा रहे हैं, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। क्या बात करेंगे? थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। नाम से ही स्पष्ट है, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो जहां कहीं भी थर्मोडायनामिक वर्ड का इस्तेमाल हो, इसका मतलब ही समझ जाना है जो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी उसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वे टेम्परेचर पे बेस्ड होगा। टेम्परेचर के घटाने से या टेम्परेचर के बढ़ाने से उसके रिडक्शन पे इफेक्ट पड़ता होगा, इसलिए ये कह दिया गया थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इस थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी को समझाने वाले एक साइंटिस्ट थे। उसी के आधार पे इसको इतना बड़ा लैंग्वेज ना कह करके एक छोटा सा लैंग्वेज, जिसका नाम है इलिंघम डायग्राम। क्या नाम है? इलिंघम। इलिंघम डायग्राम, यानी थर्मोडायनामिक जो प्रिंसिपल है, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल मतलब कितने टेम्परेचर पे कौन
रिड्यूस्ड हो जाएगा, कौन रिड्यूस्ड नहीं होगा। इसके बारे में किसने एक्सप्लेनेशन दिए? इलिंघम नाम के साइंटिस्ट। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इलिंघम डायग्राम कहेंगे। और ये जो इलिंघम डायग्राम है, ये इलिंघम डायग्राम LIN होगा, ELLIN, इलिंघम डायग्राम। ये जो डायग्राम बेस्ड है, ये रिलेटेड है, क्या कहेंगे? इट इज प्लॉटेड बिटवीन डेल G नॉट एंड टेम्परेचर। ये किसके बीच प्लॉट किया गया है इलिंघम डायग्राम? तो डेल G नॉट और टेम्परेचर के बीच। तो टेम्परेचर तो आप जानते ही हैं, जो टेम्परेचर क्या है। अब जो भी ये डेल G नॉट और डेल G नॉट हम बात कर लिए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ बेसिक बात समझाए हैं, उसमें यहाँ पे डेल G नोट दिए हैं, लेकिन फिर हम समझा देते हैं जो डेल G नोट क्या है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है डेल G नोट। एनर्जी जहां कहीं भी बात हो वहां वर्क न हो, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी का जन्म ही होता है काम को करने के लिए। तो ये बात किसने समझाए थे? गिब्स नाम के साइंटिस्ट समझाए थे। इसीलिए कहा गया गिब्स फ्री एनर्जी। तो सबसे पहले हम समझ लें जो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, मतलब फ्री एनर्जी के बारे में। फ्री एनर्जी क्या है इसके बारे में किसने समझाया? गिब्स। इसलिए हम क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? ये जो एक आपको टर्म मिला गिब्स फ्री एनर्जी, तो यूजफुल एनर्जी in a system is called gives free energy। एक सिस्टम में जो एनर्जी यूजफुल है उस एनर्जी को हम कह देंगे गिव्स फ्री एनर्जी। एक टर्म ऐड है स्टैंडर्ड। जैसे ही स्टैंडर्ड कहा जाए तो यदि फ्री एनर्जी का मेजरमेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सी, कंसंट्रेशन 1 m और प्रेशर 180 m पे मेजर्ड किया जाए तो उसको कहा गया है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इफ फ्री एनर्जी is calculated at temperature 25 degree C and pressure 180 m, concentration 1 m is called gives free, is called standard gives free energy, is called standard gives फ्री एनर्जी, जिसका रिप्रेजेंटेशन किससे किया गया? डेल G नॉट। क्या समझे?
जो किसी सिस्टम में जितना एनर्जी यूजफुल होगा, जितना एनर्जी यूज कर लिया जाएगा, उसको ही नाम रख दिया गया है गिब्स फ्री एनर्जी। और ये एनर्जी का यूज यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सी पे हो, प्रेशर 1 atm पे हो और कंसंट्रेशन 1 m पे हो, तो उसको नाम रख दिया गया है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। फॉर स्पॉन्टेनियस वर्क, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्क, यदि वर्क स्पॉन्टेनियस हो, देन डेल जी नॉट निगेटिव, यानी यदि डेल जी नॉट निगेटिव आ जाए, जितना ज्यादा निगेटिव हो, समझेंगे वे जो रिएक्शन है, वे जो प्रोसेस है, वे स्पॉन्टेनियस होगा। और स्पॉन्टेनियस मतलब जो बिना किसी एजेंट का हो, अपने आप हो। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क, देन डेल जी नॉट पॉजिटिव। और यदि डेल जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो क्या हम समझेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस है। और फिर क्या कहेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम उसके लिए जो डेल जी होगा, डेल जी इक्वल टू जी, यहां पे डेल जी है और ये सब डेल जी नोट है। तो इक्विलिब्रियम जैसे ही कहा जाए तो डेल जी हम क्या समझ लेंगे, वे जीरो समझ लेंगे। तो मेनली हमको यहाँ पे सिर्फ इतना ही से अभी मतलब है आज, जो डेल जी नॉट निगेटिव यदि हो वैल्यू में, तो उसको ही किस नाम से जानेंगे, ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए हम रिडक्शन का बात करें तो ZnO प्लस C, तो Zn प्लस C, यहां पे Zn का क्या हुआ है, रिडक्शन। और ये रिडक्शन कराने वाला कौन है, कार्बन। इसलिए इस कार्बन को किस नाम से जानेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। अब ये रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, यदि रिडक्शन होता है तो टेम्परेचर से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर से किस तरह से रिलेटेड है, इसका जो रिलेशन है वे हमको इलिंघम डायग्राम से बात करना है। तो इलिंघम डायग्राम क्या है, तो ये जो इलिंघम डायग्राम है उस डायग्राम को देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट, जो इलिंघम डायग्राम किसके बीच प्लॉट किया गया, तो ये है डेल जी नॉट और दूसरा टेम्परेचर। पहला पॉइंट जो इलिंघम डायग्राम किसके बीच प्लॉट किया गया है, तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी को समझा दिए जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और दूसरा टेम्परेचर के बीच प्लॉट किया गया है। अब इसमें जो टेम्परेचर रेंज है उस टेम्परेचर रेंज से और डेल जी नॉट का वैल्यू आप देख लिए, जो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से कुछ हम सर्टेन ऑक्साइड का इस डायग्राम पे बात करने जा रहे हैं। तो ये इलिंघम डायग्राम है, इससे घबराना नहीं है। जो सर हम कैसे ये डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम से रिलेटेड जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो वे डायग्राम दिया हुआ रहेगा। हम लास्ट में दिखाएंगे, इस बार जो जेईई मेन में पूछ दिया गया है। सिर्फ इस डायग्राम को समझना है, जो इस डायग्राम से रिलेटेड हम बात कैसे कर लेंगे। तो इसमें आप देखें, जो यहां पे डेल जी नोट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू 0 है, और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं ये निगेटिव दिखाया गया है, -200, -400, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव दिखाया गया है। तो एक रिएक्शन के दौरान या तो डेल जी पॉजिटिव होगा या नहीं तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये जो मरकरी का ऑक्साइड है, सिल्वर का ऑक्साइड है, इस डायग्राम से क्या पता चलता है, जैसे ही इसके ऑक्साइड को हीट किया गया, देखें आप, ये टेम्परेचर रेंज है, टेम्परेचर इन केल्विन, हम क्या कर रहे हैं, ये टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको समझना है, ये टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये कौन सा जोन में पहुंच गया, ये तो पॉजिटिव, इसका डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव, और जो जिसका डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हो वे अनस्टेबल होगा। क्या पॉइंट मिला, जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट ऑफ ऑक्साइड इज unstable and decompose at high temperature। यानी इस ग्राफ में जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू डेल जी नोट दिखा दिया जाए जिस ऑक्साइड का, हम क्या बात समझेंगे, जो वे क्या होगा, अनस्टेबल होगा एंड डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। जैसे ही हम लोग उसको हीट करेंगे वे हाई टेम्परेचर पे आसानी से टूट जाएगा, और वे जैसे ही टूट जाएगा तो क्या हम कह देंगे, वे अनस्टेबल होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जो जैसे ही आपको दिखा दिया जाए जो डेल जी नोट का वैल्यू पॉजिटिव, देख लो यहाँ पे 0 है, और जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं निगेटिव, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव। जैसे ही हम हीट किए मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर इन केल्विन में लिए हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये पहुंच गया है 0 से आगे बढ़ गया इन पॉजिटिव जोन में, और जैसे ही पॉजिटिव जोन में चला जाए तो हम क्या पॉइंट क्लियर कर लेंगे, वे क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और जैसे ही अनस्टेबल होगा मतलब टूट जाएगा ऑक्साइड। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं डाउनवर्ड, यानी ग्राफ के ओरिजिन की तरफ, यहां ग्राफ का क्या है, ओरिजिन है, तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं ये निगेटिव में क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है। दो बात समझना है, यदि -800 और -1000 में आपसे कहा जाए कौन बड़ा है तो बड़ा तो यही हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में बड़ा कौन है तो निगेटिव में ये हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं निगेटिव डेल जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जिसका निगेटिव डेल जी जितना ही ज्यादा होगा वे थर्मली उतना ही स्टेबल होगा, हाई वैल्यू ऑफ। तो दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे, निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी नोट ऑक्साइड इज थर्मली मोर स्टेबल, थर्मली मोर स्टेबल, यानी जितना ही ज्यादा निगेटिव होगा वो थर्मली क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तीसरा पॉइंट, ये जो इस इलेंघम डायग्राम में बॉटम होगा वे बॉटम मेटल टॉप मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। बॉटम मेटल
टॉप मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, यही खासियत है। तो इसीलिए इलिंघम डायग्राम से डरना नहीं है। बस कितना बात हम लोगों को क्लियर हुआ? 3 बात। पहला, जो पॉजिटिव यदि आ जाए तो वे अनस्टेबल होगा, डिकम्पोज कर जाएगा आसानी से थर्मली हाई टेम्परेचर पे। दूसरा, जो जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा वे थर्मली मोर स्टेबल होगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंस है, जो यहाँ पे बॉटम में होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये किसका हम डायग्राम लिए हैं, Mg का, तो Mg एल्युमिनियम को रिड्यूस कर देगा, लेकिन एल्युमिनियम MgO को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो फिर पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ये रहने देते हैं और उसके बाद फिर एक बार समझाएंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो क्या समझाए? जो बॉटम जो होगा मेटल, वे टॉप वाला को रिड्यूस कर देगा। तो जैसा कि आपको Al2O3 और यहाँ ले लें हम Mg, आपसे कहा जाए जो ये रिडक्शन संभव है कि नहीं है, तो देख लें जो Mg का तो ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा निगेटिव, और एल्युमिनियम का उससे कम निगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो जाएगा, बदल जाएगा एल्युमिनियम और MgO में बदल जाएगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 लगा दीजिए, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 2। फिर से एक बार समझें इस बात को। आपसे कह दिया जाए जो Cr2O3 और Al, आपसे पूछा जाएगा जो बताइए इलिंघम डायग्राम के आधार पे, ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा, ये घबराना नहीं है जो ये डायग्राम नहीं मिलेगा, यानी ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा, ये NCERT का डायग्राम है। तो आपसे क्या कहा जाएगा, जो ये रिडक्शन होगा कि नहीं, आपको क्या कर लेना है, उसको देख लेना है। कहाँ पे देखना है? इस डायग्राम में। तो देखें, एल्युमिनियम मेरा यहाँ है और क्रोमियम यहाँ है। तो एल्युमिनियम तो नीचे है, क्रोमियम क्या है, ऊपर है, मतलब इसका ज्यादा निगेटिव। तो ज्यादा निगेटिव तो ये मोर स्टेबल, ये ऑक्साइड में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। किसके कांटेक्ट में? तो क्रोमियम। तो क्या कहेंगे, तो ये बदल जाएगा Al2O3 और क्रोमियम। तो यहां देखें जो ये क्रोमियम रिड्यूस्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो प्रोसेस है वे स्पॉन्टेनियस, ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। यदि यहाँ पे हम ये कर लें जो Al2O3 और क्रोमियम, देखिए Al2O3 नीचे है, यानी इसका निगेटिव ज़्यादा है, और क्रोमियम ऊपर है, इसका निगेटिव कम है। तो ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो इस केस में यदि ये हम रिडक्शन दिखाते हैं तो ये संभव नहीं है। Cr2O3 और Al इस तरह का ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया बात? यानी इस डायग्राम के आधार पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कुछ में ये जो लाइन है एकाएक चेंज कर गया है ना, यहाँ पे एकाएक लाइन चेंज कर गया है। तो जहां कहीं भी ये लाइन चेंज कर जाए वे इंडिकेट करता है फेज डिफरेंस, यानी सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना। तो एब्रप्ट मतलब सडन चेंज ऑफ लाइन, सडन चेंज ऑफ लाइन इंडिकेट फेज डिफरेंस। किस बात का इंडिकेट करता है? फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस मतलब क्या समझे?
यदि सॉलिड है तो किस में बदल जाना, लिक्विड में, लिक्विड है तो किस में बदल जाना, गैस में। तो कितने जगह दिखाया गया है, 1 2 3, यानी 3 ऐसा है जो हीट करने के बाद सडन अपना फेज क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो अगेन आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, आप 1-2 पॉइंट हम स्टैंडर्ड लिख देते हैं, जो बात समझाए हैं उम्मीद है जो समझ गए होंगे। तो क्या क्या फिर से एक बार, जैसे ही हमसे कहा जाए इलिंघम डायग्राम, तो हम क्या बात समझेंगे, जो ये डेल जी नोट और टेम्परेचर के बीच प्लॉट किया गया है। इलिंघम डायग्राम में जैसे जैसे हम जीरो से निगेटिव की तरफ जाते हैं, तो जिसका जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उसका थर्मली स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और जो मोर निगेटिव वाला होगा वे लेस निगेटिव वाला को उसके ऑक्साइड से क्या कर देगा, रिड्यूस्ड कर देगा। तो नोट कीजिए, एनी मेटल ऑक्साइड with lower value of del G naught is more stable, ये बात समझाया है, than a metal oxide with higher value, higher del G naught. This indicates that the metal oxide placed higher in the diagram can be reduced, दिखाए थे, जो ऊपर वाला reduced कर जाएगा by the metal involved in the formation of oxide placed lower in the diagram। यानी नीचे वाला मेटल ऊपर वाला मेटल ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और ये घटना स्पॉन्टेनियस होगा। लिमिटेशन, ऑफ इलिंघम डायग्राम, लिमिटेशन ऑफ इलिंघम डायग्राम मतलब किस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। तो सिर्फ इसमें इतना ही क्लियर किया गया, जो कौन मेटालिक ऑक्साइड, कौन मेटल ऑक्साइड किस मेटल के द्वारा रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन रिडक्शन का रेट क्या होगा इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो पहला, इट फेल टू एक्सप्लेनेशन अबाउट रेट ऑफ रिडक्शन। क्या समझे बात को, जो एक मेटल ऑक्साइड दूसरे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, जैसा कि हम यहां पे लें जो Fe2O3 और दूसरा ले लें Mg, तो MgO प्लस Fe, Fe का रिडक्शन हो गया, बैलेंस करेंगे तो यहां 2 हो जाएगा, और यहां 3 है तो यहां 3, ये रिडक्शन हो गया। अगेन इसी Fe2O3 को एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe। तो यहां पे ये बैलेंस कर लीजिए, 2 तो 2। यहां पे क्या हो रहा है, ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड Mg के द्वारा भी रिडक्शन हो रहा है, एल्युमिनियम के द्वारा भी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन रेट किसका ज्यादा होगा, किस केस में ज्यादा होगा, इस बात का एक्सप्लेनेशन इलिंघम डायग्राम से नहीं मिला। दूसरा, यदि इक्विलिब्रियम में हो तो इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, इसके बारे में भी फेल है इलिंघम डायग्राम। यानी दूसरा पॉइंट क्या है, इट फेल अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब यदि रिडक्शन इक्विलिब्रियम, यहां पे देख लीजिए इस बात को,
जैसे MXO+A, तो ये बन रहा है XM प्लस AO। ये रिवर्सेबल साइन दिया गया, और रिवर्सेबल साइन इक्विलिब्रियम का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका शिफ्टिंग ज्यादा राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देख चुके हैं, जिसको नहीं याद है फिर देख लेना है। डेल G नोट माइनस क्या होता है, RTLN_K। बहुत ही इंपॉर्टेंस फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंस, खास के 12th में तो डायरेक्ट पूछने जाने वाला है ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरह से इलिंघम डायग्राम हम लोग समझ गए। अब इस पर एक दो एप्लीकेशन देखेंगे, इसके बाद देखेंगे इस बार जेईई मेन में जो पूछा गया क्वेश्चन है इलिंघम डायग्राम से, वे बात करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ इलिंघम डायग्राम, थ्योरी ऑफ रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट। हम ओर का बात किए थे, और उस ओर में हेमेटाइट, और हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है, तो Fe2O3। ये डायग्राम में किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, यहां पे आप देखें, ये जो आयरन ऑक्साइड है हेमेटाइट यही है, और ये दूसरा कार्बन है जो ऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हम क्या भी समझे हैं इससे पहले, इलिंघम डायग्राम में जो बॉटम वाला मेटल होगा, एलिमेंट होगा, वे टॉप वाला को रिड्यूस कर देगा। तो ये जो टेम्परेचर है 1073 केल्विन, इस टेम्परेचर के पहले, बिफोर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस आयरन से नीचे है। 1073 केल्विन से पहले बिलो कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जैसे ही इससे ज्यादा टेम्परेचर हो, तो आप देखें जो कौन रिड्यूस कर सकता है, कार्बन। क्यों रिड्यूस कर सकता है कार्बन, क्योंकि कार्बन बॉटम में आ गया, इसका ज्यादा डेल G नोट निगेटिव हो गया, किसके अपेक्षा, आयरन की अपेक्षा। कितने आश्चर्य की बात है। जो ये जो Fe2O3 है, उस Fe2O3 को इतना केल्विन के बिलो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, लेकिन इतना केल्विन से एबव काम करेगा कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। नहीं समझे बात को, देखिए इसको हम दिखाते हैं। Fe2O3, ये जो Fe2O3 है, ये कौन सा फेज में होता है, सॉलिड फेज में, और इसको हम कार्बन से रिएक्शन करा रहे हैं। और जब कार्बन से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बदल जाएगा। सबसे पहले तो ये समझें जो आयरन रिड्यूस्ड हो जाएगा, और ये बदल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप बैलेंस कर लें, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे 3, और यहाँ 2। तो बैलेंसिंग इन डज नॉट मैटर इन द इलिंघम डायग्राम। इन इलिंघम डायग्राम we only use which metal is reduced another metallic oxide, or this is the best on the gives free energy।
तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, कार्बन क्या कर रहा है, आयरन को रिड्यूस कर दे रहा है। और ये कार्बन आयरन को कब रिड्यूस कर रहा है, जब टेम्परेचर क्या है 1073 केल्विन से ज्यादा। तो क्या कहेंगे, जो टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर देन 1073 केल्विन। जब टेम्परेचर इतना से ज्यादा हो उस समय कार्बन काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। फिर देखें Fe2O3 वही सबस्टांस है, सॉलिड है, और इसको रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें जो ये रिडक्शन हो जाएगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पे यदि हम बैलेंस करेंगे तो फिर यहाँ कह देंगे 3, ये 2 बैलेंस हो गया। तो यहाँ भी क्या करना होगा, 3। अब ये देखें ये जो ऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ अभी ΔG का वैल्यू कम है, तो इसलिए, और ये कम कब है, जब टेम्परेचर लेस होगा, यानी लेस देन 10073 केल्विन। तो इसी बात को हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते रहे हैं। तो इसी बात को, ये दोनों रिएक्शन है, इसको हम लैंग्वेज में दे रहे हैं। रिडक्शन ऑफ Fe2O3 टेक्स प्लेस इन डिफरेंट टेम्परेचर रेंज। क्या हम देख रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर रेंज में। बिलो इतना से कम कौन काम किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड एबव, और इतना से ज्यादा में कौन काम किया है, कार्बन या कोक। तो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगेन नेक्स्ट एप्लीकेशन, थ्योरी ऑफ रिडक्शन ऑफ ZnO। तो अब आप तो ग्राफ से क्लियर कर सकते हैं यदि समझ गए हैं तो। क्या इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है, जो सबसे पहले तो ये जो सडन चेंज कर गया है, ये किस बात का इंडिकेशन है, फेज डिफरेंस का। जैसे ही इस तरह से देखिए, ये जो चेंजिंग है ये स्ट्रेट लाइन जैसा जा रहा है उसी में, लेकिन यहां पे देखिए क्या हो रहा है, सडन चेंज कर गया है। तो ये एक अलग मैटर है, ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो सडन चेंज किस बात का इंडिकेशन करता है, तो फेज डिफरेंस। यहां पे देखें, ये जो जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस कर देता है। ये जिंक ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस करता है कि नहीं, करता है। अब इसमें आपको इस ग्राफ के आधार पर कहा जाएगा, जो बताइए जो टेम्परेचर का रेंज क्या होगा। तो टेम्परेचर का रेंज यदि हम 1000 से बिलो बात करें तो क्या ये रिडक्शन संभव है कार्बन के द्वारा। ध्यान दें इसको, 1000 यानी 1000 से तो ज्यादा ही है, यानी ये मान लेते हैं, कुछ हम मान लेते हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार 1273 केल्विन होता है। यदि इतना केल्विन से पहले कहा जाए तो क्या ये जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो इतना केल्विन से पहले जिंक ऑक्साइड का जो टेम्परेचर है वे ΔG का वैल्यू ज्यादा निगेटिव है और कार्बन का कम निगेटिव है। तो हम जानते हैं नीचे वाला ऊपर वाला को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इसलिए संभव नहीं है। तो क्या पॉइंट मिला,
हम कह देंगे जो बिलो इतना केल्विन कार्बन इज नॉट एबल टू रिड्यूस्ड Zn। अब इससे आगे देखें, जैसे ही इससे आगे टेम्परेचर गया तो डेल जी नोट का जो वैल्यू है वे कार्बन का ज्यादा निगेटिव हो गया और ZnO का कम निगेटिव है। अब फिर ये रिड्यूस कर देगा, बट क्या कह देंगे, बट ए भाव इतना केल्विन कार्बन रिड्यूस्ड Zn। तो एक खास पॉइंट मिला। इससे पहले आपको कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के आधार पर बात किए, अब एक ही एलिमेंट जो कितना टेम्परेचर पे रिड्यूस कर रहा है और कितना टेम्परेचर पे रिड्यूस नहीं कर रहा है। तो ये रिडक्शन संभव है कि नहीं है, लेकिन कंडीशन लगाना होगा, जो टेम्परेचर का रेंज जो होना चाहिए इतना केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। तो उम्मीद है जो आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छा से, इसमें कोई शंका नहीं। आपको वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है। अब आपको हम जेईई मेन जो 2020 में पूछा गया, जेईई मेन में वे क्वेश्चन देते हैं। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का जनवरी सेशन का है। देखें अब आपसे पहले बनता है कि नहीं, सोच लिए। चलिए अब हम ट्राई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम दे दिया गया जहां पे डेल जी नोट और टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर डिग्री सी में दिया। इससे पहले हम केल्विन में समझाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ए कोई एलिमेंट ए है, रिड्यूस BO2। ए जो है कहा जा रहा है, ए किसको रिड्यूस करेगा, BO2 को, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटाना। द टेम्परेचर इज मतलब ए किस टेम्परेचर पे BO2 का रिड्यूस कर देगा। तो हम क्या समझे हैं इलेंगम डायग्राम में, जो जिसका डेल जी नोट का वैल्यू जितना ही कम होगा, जितना ही कम हो, तो क्या समझे हैं, जो जितना ही डेल जी नोट का नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव ज्यादा होगा उतना ही आसानी से रिड्यूस कर देगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, जो बी नीचे है ज्यादा निगेटिव है और ए का कम निगेटिव है, तो ए को यहां के ग्राफ के अनुसार ये जो ऑक्साइड है उसको बी रिड्यूस करेगा, इस AO2 को बी रिड्यूस करेगा, लेकिन BO2 को ए रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या हम देख रहे हैं फर्दर, हमसे तो पूछा जा रहा है ए रिड्यूस BO2, यानी BO2 को किस परिस्थिति में ए रिड्यूस करेगा। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ BO2 आगे बढ़ गया, मतलब इसका डेल जी का वैल्यू कम और कम निगेटिव और इसका ज्यादा निगेटिव। तो जैसे ही इसका अब कम निगेटिव पड़ गया और ए का ज्यादा निगेटिव, यानी इस सिचुएशन में ये रिड्यूस कर देगा। तो क्या कह देंगे, और ये कब है, जब 1400 डिग्री सी से एबव जाएगा।
तो इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा, बी ग्रेटर देन 1400 डिग्री सी। तो इस तरह से इलिंघम डायग्राम फिनिश्ड कर लिए। नेक्स्ट रोज हम कोई न्यू टॉपिक के साथ फिर बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।